ऑफेंडर के बारे में मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में भगोड़ा भी कह देते हैं। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा कि कोई एक्यूज्ड है, कोई पर्सन है, वो केस में पेश नहीं हुआ और कोर्ट ने उसको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। तो क्या होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? कैसे कोर्ट इसको डिक्लेयर करती है कि कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गया है? क्या इसके मायने होते हैं? क्या इसका नुकसान हो जाता है उस पर्सन को? अदरवाइज़ तो हर कोई पर्सन जो है, जो भी एक्यूज्ड है, गुनहगार या दोषी है किसी केस में, वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कोर्ट से भाग जाएगा कह लीजिए, या फिर अपने आप को ऐसे शो करेगा कि उसको पता ही नहीं है। तो भगोड़ा किस सूरत में कोर्ट डिक्लेयर करती है, और इसको भगोड़ा अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है तो उसको क्या क्या और फर्दर नुकसान हो जाते हैं? जो केस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा और क्या क्या नुकसान हो जाते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है। अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज अ पर्सन हु इंटेंशनली एब्सकॉन्ड्स और कंसील्स हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम। उसके अगेंस्ट अगर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईआर में उसका नाम है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब वो भागा फिर रहा है, मींस पुलिस के हाथ नहीं आ रहा, पुलिस को उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता लग रहे, जानबूझकर वो अपने आप को कंसील कर रहा है, या फिर कोई कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेंट है या कोई ट्रायल चल रहा है और वो कोर्ट में नहीं जाता है, कोर्ट बुला रही है उसको, समन भेज रही है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, बट वो नहीं जा रहा है, वो भाग जाता है। तो उस सूरत में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। देखो, डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तभी वो मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या पीओ कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। और याद रखना है कि कोर्ट ही उसको पीओ डिक्लेयर कर सकती है, पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस को कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा और कोर्ट ही फिर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उसको पीओ डिक्लेयर कर सकती है। अब हम बात करते हैं कानूनी पीओ का जो प्रोविज़न है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो प्रोसीजर है, या उसका जो भी हम बताएं कि प्रोसेस जो गिवन है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, हमारे सीआरपीसी में। सीआरपीसी के ही कुछ सेक्शंस हैं, 82 जैसे सेक्शन है सीआरपीसी का, जो गवर्न करता है कि कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा कि किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। तो क्या कहता है ये प्रोविज़न? व्हेन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, मीन्स अगर कोई आरोपी है किसी ऑफेंस में, डज नॉट अपीयर बिफोर अ पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो पुलिस ऑफिसर के सामने पेश नहीं होता जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या फिर कोर्ट में पेश नहीं होता जब उसका ट्रायल चल रहा है, अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी इशूड बाय द कोर्ट इटसेल्फ और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो अगर वो पेश नहीं होता है तो कोर्ट सबसे पहले क्या करेगी? उसका वारंट इशू करेगी। अपने आप भी कर सकती है कोर्ट, या पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे भी उसका वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगी। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा, thereafter under section 82 CRPC, if any court has reason to believe that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, मतलब सेक्शन 82 सीआरपीसी में है कि अगर किसी कोर्ट को एक लगता है, उसके पास रीजंस है उसको बिलीव करने के कि वारंट इशू हुए थे इसके अगेंस्ट, बट वो अभी भी कंसील कर रहा है, भाग रहा है, अपने आप को छुपा रहा है, ताकि वो वारंट जो है एग्जीक्यूट ना हो सके, तो कोर्ट जो चाहे अगर, तो एक रिटन प्रोक्लामेशन, घोषणा, जिसे प्रोक्लामेशन मतलब घोषणा, मेरा इससे पहले वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पर प्रोक्लामेशन के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। एक रिटन प्रोक्लामेशन पब्लिश करवा सकती है जिसमें उस एक्यूज्ड को, उस आरोपी को स्पेसिफिक प्लेस बताया जाएगा कि कहाँ पर उसको अपीयर होना है, स्पेसिफिक टाइम बताया जाएगा जो कम से कम 30 दिन का होना चाहिए, 30 दिन से कम का नहीं, उस प्रोक्लामेशन के पब्लिशिंग के बाद। मतलब अगर प्रोक्लामेशन किसी एक तारीख को पब्लिश होता है, घोषणा वो पब्लिश होती है, तो उसके 30 दिन, कम से कम 30 दिन के टाइम उसको देंगे। 30 दिन के बाद का कोई एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक प्लेस बताया जाएगा कि वहाँ पर उसको पेश होना है। तो ये कोर्ट का नेक्स्ट स्टेप होता है रिटन प्रोक्लामेशन का, वारंट के बाद। अब प्रोसीजर क्या है? जो प्रोक्लामेशन हम कह रहे हैं कि पब्लिश होनी चाहिए, वो क्या प्रोसीजर है उसका? पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कंस्पीक्वस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स। जहाँ पर भी वो आरोपी नॉर्मली, जो भी उसका एड्रेस है, जहाँ पर भी वो रहता है, वहाँ पर पब्लिकली उसको एक इम्पॉर्टेंट या एक थोड़ा सा जो सा होता है ना, कंस्पीक्वस प्लेस, मीन्स
जहाँ पर थोड़ा चहल पहल रहती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वहाँ का, उस एरिया का, वहाँ पर पब्लिकली उसको रीड करना है उस प्रोक्लामेशन को, कि कोर्ट ने इस आरोपी को वहाँ पर इतने बजे इतने डेट को बुलाया है। जैसे मुनादी टाइप होता है, पहले ज़माने में आपने देखा हो कोई मूवीज़ वगैरह में, तो ढोल बजाते थे कि हाँ उसको वहाँ पेश होने के लिए बोला गया है। अब वो प्रोक्लामेशन, इट शैल बी अफिक्स टू सम कंस्पीक्वस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स। जहाँ पर भी वो रहता है तो वहाँ पे उसके घर के कुछ प्रोमिनेंट पार्ट पर, मान जैसे कोई गेट होता है, कोई गेट के पास कोई पिलर है, वहाँ पर चिपकाया होना चाहिए प्रोक्लामेशन, ठीक है, ताकि वो जब भी आया जाए उसको पता लग जाए कि उसके अगेंस्ट ऐसा प्रोक्लामेशन पब्लिश हो चुका है और उसको उस टाइम पर वहाँ पर पेश होना है। थर्ड इज अ कॉपी देयर ऑफ शेल बी अफिक्स टू सम कंस्पीक्वस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। जो कोर्ट हाउस है वहाँ पर भी किसी एक इंपॉर्टेंट प्लेस पर वहाँ पर चिपकाया जाना चाहिए। द कोर्ट मे ऑल्सो, इफ इट थिंक्स फिट, डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लामेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। जो भी उस एरिया का डेली न्यूज़पेपर है, अगर कोर्ट चाहे तो वहाँ पर भी उसकी एक कॉपी जो है पब्लिश करवाने के लिए बोल सकती है। तो ये प्रोक्लामेशन का प्रोसेस है। देयर आफ्टर, उसके बाद जो भी प्रोक्लामेशन कर रहा है, जो भी पर्सन है, जो भी प्रोसेस सर्वर है ना, जो सा भी कोर्ट का स्टाफ होगा जो ये सब काम कर रहा है, कि वहाँ पर जाकर घोषणा करके आया, ठीक है, वहाँ पर जाकर चिपका के आया। अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लामेशन टू द इफेक्ट दैट प्रोक्लामेशन वॉज ड्यूली पब्लिश्ड। वो कोर्ट को आकर बताएगा कि मैंने ये पब्लिश कर दिया है। उसके बाद कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट जाएगी कि हाँ ये प्रोक्लामेशन जो है पब्लिश हो गया था उस स्पेसिफिक दिन, ठीक है, और जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लायंस करते हुए हमने प्रोक्लामेशन को पब्लिश करवा दिया। तो कोर्ट की ये स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पीओ के लिए अगला स्टेप क्या है? डिक्लेयरिंग अ पर्सन अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब सेक्शन 82 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी का अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ हीनियस क्राइम्स की बात की गई है। जैसे 302 है, मर्डर केस हो जाता है, इसके बाद डकैती होगी, ठीक है। तो कुछ हीनियस क्राइम्स जो है स्पेसिफिक सेक्शंस मेंशन है यहाँ 82 सबसेक्शन 4 में, 302, 304, 364, किडनैपिंग वगैरह के। वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सो एंड सो सेक्शंस and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect. अब देखो, हर ऑफेंस के लिए नहीं पीओ डिक्लेयर किया जा सकता, बट कुछ हीनियस क्राइम्स ऐसे हैं जो यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्शन मेंशन है। यहाँ पर अगर इन सेक्शन में उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है या कोई एफआईआर चल रही है और वो गायब हो जाता है, तो इन सेक्शंस में अगर ऑफेंस है तभी कोर्ट जो है इतना सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है, अगर चाहे तो। अपनी पूरी इंक्वायरी करके कि सारा प्रोसीजर फॉलो हो गया तो उसको पीओ डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर वो इन सेक्शंस में लाई नहीं करता तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, तो उसको प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वो गायब हो रहा है बट कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है तो वहाँ पर पीओ डिक्लेयर नहीं होगा, वो प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रोक्लेम्ड पर्सन में और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में। प्रोसीजर सारा सेम है, बट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सिर्फ इन सेक्शंस में अगर ऑफेंस है तो ही वो डिक्लेयर होगा, अदरवाइज वो प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी मैंने आपको क्लियर किया, प्रोक्लेम्ड पर्सन क्या है, डिफरेंस क्या है, वो भी चीज़ क्लियर हो गई। तो हाउ डज डिक्लेयरिंग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अफेक्ट द अक्यूज्ड? अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है तो कैसे उसके ऊपर फर्दर इफेक्ट आता है? एक तो सेक्शन 174 ए आईपीसी का है, उसके अगेंस्ट उसमें एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच और उसको सेल करने का भी ऑर्डर हो सकता है। सेक्शन 83 सीआरपीसी का मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई पीओ डिक्लेयर हो गया है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है और उसको सेल भी किया जा सकता है। सेक्शन 174 ए आईपीसी में जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो वहाँ पर उसमें सज़ा भी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होगी, अगर वो गायब हो रहा है तो उसमें 174 ए की एफआईआर रजिस्टर होगी और उसके बाद उसमें पनिशमेंट भी होती है। तो 174 ए में अगर हम देखें तो अगर तो कोई पर्सन पीओ डिक्लेयर हुआ है सबसेक्शन 4 में हीनियस क्राइम्स में, तो यहाँ पर सेकेंड पैरा आप देखिए तो उसको सज़ा हो सकती है 7 साल तक की। बट अगर वो कम हीनियस या नॉर्मल किसी ऑफेंस में प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर हो रहा है तो उसकी सज़ा जो हो सकती है वो पहले पैराग्राफ में यहाँ लिखी है 3 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो प्रोक्लेम्ड पर्सन अगर डिक्लेयर हुआ है तो 3 साल तक की सजा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया तो सजा भी बढ़ जाती है वहाँ पर, 7 साल तक की सजा और फाइन भी होगा वहाँ पर। तो ये सेक्शन 174A है, जहाँ पर अगर पर्सन पीओ डिक्लेयर हो जाता है, भाग जाता है वो अपने जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन से या ट्रायल से, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Thus, when a person is declared PO, proclaimed offender under Section 82, subsection 4 CRPC, he is liable for greater punishment up to 7 years. Whereas, if a person is declared absconder or proclaimed person भी उसको कह सकते हैं under Section 82(1) of CRPC, he is liable for lesser punishment up to 3 years. तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो इसके लिए पीओ डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट है कि अगर किसी को आपने पीओ डिक्लेयर करना है तो उसका बहुत ध्यान से आपको प्रोसेस फॉलो करना है, कहीं पर कोई भी चूक ना रह जाए, क्योंकि पीओ डिक्लेयर होने के कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस हो जाते हैं। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं पर्सनल लिबर्टी को लेकर भी। पीओ अगर पर्सन डिक्लेयर हो जाता है तो उसको किसी भी टाइम कोई भी अरेस्ट करवा सकता है, किसी भी लोकेशन से, कहीं से भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देते हैं, सेल कर देते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटी है वहाँ पर 174A आईपीसी के अंडर एक और एफआईआर रजिस्टर हो जाती है जिसमें 7 साल तक की पनिशमेंट है। तो इसलिए बोला गया कि स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस जो है उसका बहुत ज़रूरी है। बहुत बार केसेस में होता है कि पर्सन को पता ही नहीं होता उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, वो अपनी फॉरेन लोकेशन पे रह रहा है, मान लो इंडिया में एफआईआर हो गई, उसके बाद ना तो कोई समन जाता है, ना कोई नोटिस जाता है, ना कोई वारंट जाता है, बट फिर भी इंडिया में उसको पीओ डिक्लेयर कर देते हैं, उसका पासपोर्ट कैंसिल की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे उसके अगेंस्ट एडवर्स चीज़ें हो जाती हैं, उसको पता ही नहीं होता और उसको पीओ डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसको इंडिया में आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोर्ट ने बोला है कि आपको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तभी आप किसी को पीओ डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। तो ये वीडियो पीओ के ऊपर था। अगर आपकी कोई क्वेरी है स्पेसिफिक, कोई आपका कुछ इस तरह की लिटिगेशन चल रही, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है। और भी अगर कोई आपकी कोई भी इशू आ रहा है तो आप इस पर मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अगले वीडियो में आप देखोगे जैसे अटैचमेंट कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टी सेल कैसे हो सकती है, कैसे उससे बच सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।